हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रियोश नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है क्रियोश नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और आप सबके लिए हमने शुरू की है पे सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेगी आरआरबी, सीसीआरयूएम, एसयूआईएमएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू से रिलेटेड सारी क्लासेस। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं या फिर अब तैयारी को और अच्छे से धार देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट कोर्स। ये कोर्स के अंदर आपको मिलेगी अलग अलग क्वेश्चन, साथ साथ में आपको डेली क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। और ये सब चीजें मिलेगी ओनली इन ओनली आपको 4999 के अंदर, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। तो फटाफट से बच्चों, जो तैयारी में लग चुके हो, तो फटाफट से अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आप दिशा दीजिए। और जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक समय है अपने पास है, तो जितना जल्दी हो सके लग जाइए। और इसके साथ साथ जो बच्चे तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर। जी हाँ, 25 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। इसके साथ में आपको मिलेंगे 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर। ओके, और ये सब चीजें आपको मिलेगी दोनों लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मिलेगी। और इसकी प्राइस रहेगी ओनली एंड ओनली 599 की। ओके, क्लियर है? तो चलिए अब आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हम बात की कुछ अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में। और इन एमसीक्यूज को देख के कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। ओके, किस लेवल की आपकी खुद की प्रिपरेशन है, तो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए इस क्रियोश नर्सिंग क्लासेस के साथ में। और साथ साथ अपने और भी फ्रेंड्स जो तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है कि जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, आप सबने अगर बात करें तो ब्रीथ टेस्ट है, सांस की अगर बात करें तो सांस लेते हैं तो ब्रीथिंग। ओके, तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है। ओके, जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन ऑफ द विच गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ओके, विथ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि जब कोई अल्कोहल पी के ड्राइव करता है तो उसका भी ब्रीथ एनालाइजर किया जाता है। वैसे ही एक यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है। ओके, ये यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है, ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे अलग अलग आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिगेला, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी साल्मोनेला एंड ऑप्शन डी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ओके, यहां पे अगर हम बात करें तो चार ऑप्शन है। जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट है, आप सबको पता होगा यूरिया ब्रीथ टेस्ट कि जब भी अगर हम बात करें तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, तो उस पर्सन की जब वो सांस छोड़ता है तो उसके सांस में क्या होती है, CO2 की प्रेजेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, CO2 की प्रेजेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, साथ साथ यूरिया और अमोनिया। तो उसकी स्मेल जब आप सूंघते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसको गैस्ट्रेटिक म्यूकोसा का इन्फेक्शन है। बट ये जो म्यूकोस इन्फेक्शन है ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है सिगेला, इकोलाई, साल्मोनेला और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो किसकी वजह से होगा? जी हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी H पाइलोराई। क्या रहेगा? H पाइलोराई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, H पाइलोराई ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कारण से जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहां पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से क्या होता है वहां पे, ओके, वहां पे यूरिया प्लस अमोनिया का निर्माण होता है। जब वो पेशेंट क्या लेता है, ब्रीथ करता है, तो उसमें अपने को जो ब्रीथ टेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें CO2 की प्रेजेंट क्या होती है, ज्यादा होता है। जब आप उसको सूंघोगे तो उसको आपको एसेस करके आपको पता लगा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे H पाइलोरी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर ई कोलाई की अगर बात करें, ई कोलाई आप सबको पता होगा, ई कोलाई, ओके, इकोलाई, शीरिया कोमलाई या फिर साल्मोनेला, ये अलग अलग तरीके के होते हैं जिनके अगर बात करें UTI है, फूड पॉइजनिंग है, ये इन सभी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। बट स्पेशली अगर बात करें तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो H पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कारण होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबने एक प्रोग्राम पढ़ा होगा जिसका नाम है NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1982 के अंदर। कब? 1982 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1982 के अंदर। अगर आपसे सवाल और पूछा जाता है नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट
ओके, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2017 के अंदर। ओके, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब? 2017 के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है मेंटल हेल्थ डे? इसका जवाब आप कमेंट में बताओ। ओके, तो मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो कब बनाया जाता है? चलो मैं आपको जवाब बता ही देता हूं, 10 अक्टूबर। ओके, कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा जा रहा है जो NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्ट्रेटेजी, तो कौन सी सबसे ज्यादा अगर बात करें की स्ट्रेटेजी थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ऑल मेंटली इल पेशेंट, जो भी मानसिक रूप से बीमार मरीज है उन सबको हॉस्पिटल एडमिट करना। ऑप्शन बी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज उनको डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है, ऑप्शन सी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी, सभी का प्राइवेटाइजेशन करना। या ऑप्शन डी, मैंडेटरी हेल्थ मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर ऑल सिटीजन, सभी का मैंडेटरी हेल्थ स्क्रीनिंग करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी अगर बात करें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जो मेंटली हेल्थ पीपल है या मेंटली इल पीपल है उन सभी को, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज सभी लोगों तक पहुंच सके, तो इसके लिए क्या किया गया, इसको क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब सबको छोटे छोटे स्तर पे बांट दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये भी याद रखना, एनएमएचपी प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, एक्ट कब हुआ और डे कब मनाया जाता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच फेज ऑफ द वुंड हीलिंग, जब घाव होता है तो घाव होने के बाद जब घाव वापस भरना शुरू होता है यानी वुंड हीलिंग होने शुरू होती है, तो कब जो घाव है वो पिंक और वेस्कुलर देखने को मिलता है। ठीक है, हल्का पिंक और वेस्कुलर देखने को मिलता है। कौन सा फेज होता है? तो ऑप्शन ए ग्रेनुलेशन फेज, ऑप्शन बी इनिशियल फेज, ऑप्शन सी मैच्योरेशन फेज एंड ऑप्शन डी स्कार कॉन्ट्रैक्शन फेज। ओके, तो सबको आपको पता होगा कि जैसे ही चोट लगती है तो वुंड होता है तो उस टाइम पे, उस टाइम पे हल्का सा ब्लीड होना शुरू होता है। उसके बाद में वहां पे क्या होता है, उसके बाद एक फेज होता है जब वहां पे वुंड हीलिंग होनी शुरू हो जाती है और पिंक और वेस्कुलर टाइप का फॉर्मेशन होने लगता है। तो उसको हम उस फेज को क्या कहते हैं, उस फेज को हम कहते हैं ग्रेनुलेशन फेज। कौन सा फेज कहते हैं? उसको हम कहेंगे ग्रेनुलेशन फेज। क्लियर है? ग्रेनुलेशन फेज जिस टाइप पे वहां पे स्किन क्या हो जाएगी, कैपिलरीज, नई कैपिलरीज का क्या होगा, निर्माण हो रहा होगा। ओके, न्यू कैपिलरीज बन रही है तो उस कारण से उसको कलर क्या बनता है, तो हल्का सा पिंक होता है। ओके, तो ग्रेनुलेशन फेज उसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगर हम बात करें जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सबको पता है जीआई ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स होती है। ठीक है, जैसे अपने स्किन की अगर बात करें, स्किन की बात करें एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, तो वैसे ही अपनी जो अगर बात करें जो जीआई ट्रैक्ट है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन ए मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ऑप्शन बी सिरोसा, ऑप्शन सी म्यूकोसा एंड ऑप्शन डी इज सब म्यूकोसा। ओके, सो यहाँ पे आप सबको पता होगा, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कि जो जीआई ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी अगर सबसे अगर मोस्ट इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है म्यूकोसा। कौन सी होती है? म्यूकोसा होती है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इनर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब हॉस्पिटल में एक मरीज आता है रूटीन एडमिशन के लिए, ठीक है, रूटीन एडमिशन के लिए वो पेशेंट आता है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ओके, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? नर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ऑब्टेन ब्लड फॉर लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के लिए सबसे पहले ब्लड ऑब्टेन करना चाहिए। दूसरा, जो एडमिशन प्रोसीजर उसको कंप्लीट करना चाहिए। ऑप्शन सी, टेल द रूटीन एंड पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल, मरीज के जो भी मरीज है उसको सारा रूटीन और पॉलिसीज बता देनी चाहिए। या फिर पेशेंट के आने का डॉक्टर को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आएगा तो उसको रूटीन
एडमिशन हो वहां पे लेना है, वहां पे एडमिट होना है, तो वहां पे क्या करना होगा, बहुत ही आसान है, क्या करना है, उसका जो एडमिशन प्रोसेस उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है, उसको सारी चीजें कंप्लीट कर बतानी है एडमिशन के बारे में और उसको एडमिट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको सारे पॉलिसीज बताने लग जाए, या पहले डॉक्टर आएंगे नहीं फिर एडमिट करेंगे, ठीक है, या फिर ब्लड वगैरह के लिए नहीं, उसको क्या करना है, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर क्या करना है, कंप्लीट करना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most significant risk factor for development of renal cancer? रीनल कैंसर अगर हम बात करें, ओके, रीनल कैंसर होने की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा कॉज है जिसके कारण से रीनल कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर? तो ऑप्शन ए रीनल स्टोन, ऑप्शन बी पाइलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी सिगरेट स्मोकिंग, और ऑप्शन डी सेकेंड डिग्री रिलेटिव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीनल कैंसर होने के लिए अगर बात करें मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है। ओके, कौन सा है अगर हम बात करें, चारों ऑप्शन, रीनल स्टोन, पाइलोनेफ्राइटिस, सेकेंड स्मोकिंग या फिर सेकेंड डिग्री रिलेटिव। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है सिगरेट स्मोकिंग। कौन सा है, सिगरेट स्मोकिंग। ओके, ये सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। ओके, तो स्मोकिंग सबसे ज्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है जिसके कारण से क्या हो सकता है, रीनल कैंसर डेवलप हो सकता है। ओके, तो सिगरेट स्मोकिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशियोलॉजी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है, अलग सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया चलती रहती है। एक होती है एसोसिएटिव और एक होता है डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव क्या होती है, जो समाज को क्या करती है, जोड़ के रखती है, और डिसोसिएटिव क्या होती है, जो समाज को क्या करती है, अलग करने की कोशिश करती है। ओके, तो यहाँ पे द सोशल प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन इज प्रेजेंट इन। यहाँ पे अगर बात करें सोशल प्रोसेस के अंदर, सामाजिक प्रक्रिया के अंदर कोऑपरेशन और साथ साथ अकोमोडेशन, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन ए डिसोसिएटिव प्रोसेस, ऑप्शन बी पर्सनल प्रोसेस, ऑप्शन सी एसोसिएटिव, एंड ऑप्शन डी इज यूनिवर्सल प्रोसेस। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, मैंने भी आपको बताया भी था कि ऐसे प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज क्या हो जाता है, सोसाइटी एक होने की कोशिश करती है, एक दूसरे के साथ आराम से रहती है, एक दूसरे के साथ इजीली एस्टैब्लिश कर पाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रोसेस। ओके, क्या कहेंगे हम, एसोसिएटिव। जब अगर बात कॉपरेशन है, अकोमोडेशन है, या फिर हम बात करें असिमिलेशन, ओके, असिमिलेशन, ये सब किसके अंदर आएगा, एसोसिएटिव के अंदर। हम डिसोसिएटिव की अगर हम बात करें जिसके अंदर कंपटीशन, ओके, कंपटीशन है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब आता है डिसोसिएटिव के अंदर। एसोसिएटिव क्या आएगा, अकोमोडेशन है, कोऑपरेशन है, असिमिलेशन है, ये सब क्या आता है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे प्रक्रिया जिसके द्वारा सोसाइटी क्या रहती है, एक रहती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट महिलाओं की अगर हम बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं हैं, ओके, उनको फॉलिक एसिड प्रोवाइड किया जाता है। आप सबको पता होगा आयरन एंड फॉलिक एसिड, IFA। अगर बात करें फॉलिक एसिड कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए, ओके, 600 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम या 800 माइक्रोग्राम। ओके, अगर हम बात करें कि अगर महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसको कितना आयरन या फॉलिक एसिड दिया जाता है, तो उसको हम RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से कितना, 600, ओके, 600 माइक्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, 600, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती, ओके, इन जनरल, तो प्रेग्नेंट विदाउट प्रेगनेंसी उसको 400 mcg दे सकते हैं। ओके, विदाउट प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंट है तो उसको 600 माइक्रोग्राम देना है। 600 mcg विल बी द करेक्ट आंसर, और 400 ओके, विदाउट प्रेगनेंसी।
ओके क्लियर, 400 विथ प्रेगनेंसी। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इंटॉलरेंस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस ये किसकी कमी से अकर होता है? ऑप्शन ए लैक्टेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी आइसोमेल्टेज एंड ऑप्शन बी बीटा ग्लाइकोसाइडेज। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट आपने कभी सुना भी होगा। ओके, तो किसकी कमी से होता है? जी हाँ, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है लैक्टेज। ओके, लैक्टेज की डेफिशिएंसी के कारण लैक्टोज इंटॉलरेंस अकर होता है। ओके, किसकी कमी से? लैक्टेज की कमी से लैक्टोज इंटॉलरेंस अकर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द मेजर अमेंडमेंट डन अंडर द इंडियन पेनल सेक्शन IPC सेक्शन 309 इन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट May 29, 2018? ओके, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 29 मई 2018 को एक अमेंडमेंट हुआ था। उस एक्ट के अंदर, जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, उसके अंदर क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। ओके, कि एक धारा है इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग 309 के अंतर्गत क्या बदलाव किए गए थे? बहुत ही मेजर बदलाव किए गए थे। तो ऑप्शन ए क्या बदलाव था? डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्ट सुसाइड। जो सुसाइड के लिए कोशिश करते हैं सुसाइड के लिए, तो उनको क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं रखना। ऑप्शन बी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड होमिसाइड, जो होमिसाइड कर रहे हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करना। या फिर क्रिमिनलाइजेशन इफ नार्कोटिक्स प्रोसेसेस। ऑप्शन डी फ्री फ्रॉम कोर्ट ट्रायल इफ डायग्नोस्ड विद मेंटल इलनेस। ओके, कोर्ट ट्रायल से फ्री कर देना अगर उसको मेंटल इलनेस डायग्नोस की गई है तो इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 309 के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया था कि कोई भी मरीज है, ओके, कोई भी मरीज है अगर वो सुसाइड के लिए कोशिश करता है, सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करता है, तो उसके खिलाफ धारा नहीं लगाई जाए, मतलब उसको क्रिमिनल नहीं माना जाए। उसको क्या माना जाए? उसको मेंटली इल माना जाए, उसका इलाज करवाना। ऐसा नहीं है कि उसको अब जेल में डाल दो। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, Which of the following is a novel finding during puerperium? puerperium के दौरान यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सी फाइंडिंग बिल्कुल नॉर्मल है? ठीक है, सबसे पहला, परसिस्टेंट फीवर अबव 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री से ज्यादा रेगुलर फीवर प्रेजेंट रहना। ऑप्शन बी माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन, माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन। ऑप्शन सी सीवियरली पेनफुल यूरिनेशन एंड ऑप्शन डी फोल स्मेलिंग लोचिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्यूपेरियम की, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट या फिर नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगी? यहाँ पे चार ऑप्शन है कि फीवर क्या है, 38 डिग्री से ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर रह रहा है, या फिर माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन है, या फिर पेनफुल यूरिनेशन है, या फिर फोल स्मेलिंग लोचिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन क्या है? द राइट ऑप्शन विल बी द माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन। ओके, माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन रहेगा जब नॉर्मल प्यूपेरियम के टाइम पे यूरिनरी रिटेंशन माइल्ड रहेगा। ओके, माइल्ड ट्रांजिएंट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, फॉल स्मेलिंग लोचिया या फिर फीवर रह रहा है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फेक्शियस एजेंट इज रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टोमक कैंसर? ओके, स्टोमक कैंसर की अगर हम बात करें, पेट का अगर बात करें, कैंसर हो जाता है तो वहां पे कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट है जो एक तरीके की अगर बात करें रिस्क फैक्टर का काम करता है? ऑप्शन ए हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एच पाइलोराई जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी सिगेला, ऑप्शन सी एस्चेरिया कोलाई एंड ऑप्शन डी साल्मोनेला। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन इससे मिलता जो ऑप्शन सेम थे, बट क्वेश्चन वहां पे क्या था? अलग था। ओके, यूरिया ब्रीथ टेस्ट का। यहाँ पे रिस्क फैक्टर के बारे में पूछा गया कि स्टोमक कैंसर है, किस इन्फेक्शियस एजेंट के कारण या फिर किसके कारण सबसे ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं? तो सबसे सही जवाब इसका भी क्या है? इसका भी जवाब
सेम है, एच पाइलोराई। ओके, क्या है? एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल, विच डायग्नोस्टिक टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म हाइड्रोसेफेलस? हाइड्रोसेफेलस की अगर बात करें, हाइड्रोसेफेलस, ओके, हाइड्रोसेफेलस की अगर हम बात करें तो इसको चेक करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टूल सबसे ज्यादा सही रहता है? ओके, ब्रेन का साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो उसको डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा सही रहता है? ऑप्शन ए ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ऑप्शन बी एमआरआई ऑफ द स्पाइन, ऑप्शन सी सीटी स्कैन एंड ऑप्शन डी इज एंजियोग्राफी। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें हाइड्रोसेफेलस को कंफर्म करने के लिए सबसे जो बेहतर या सबसे सही डायग्नोस्टिक टूल होता है वो होता है कौन सा? ईईजी नहीं होगा, एमआरआई भी नहीं होगा, सबसे सही होगा सीटी स्कैन। ओके, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ओके, क्या है? सीटी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। Computerized tomography will be the correct answer. ओके, तो सीटी स्कैन करवाने से कंफर्म हो जाता है कि जो हाइड्रोसेफेलस पेशेंट के अंदर है या नहीं है। ओके, बाकी एमआरआई और ईईजी यहां पे काम नहीं आएगा, सीटी स्कैन ही कंफर्मेटरी टूल रहेगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टोग्राफ number of uterine contraction and the duration of each contraction is charted every month. ओके, पार्टोग्राफ की अगर बात करें तो डिलीवरी के दौरान ओके जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज चार्टेड इन। ठीक है, जब डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे यूट्राइन के वो कितने हो रहे हैं, इसको हर कितनी देर के अंदर उसको चार्ट करना जरूरी होता है। ऑप्शन ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 30 मिनट, ऑप्शन सी 60 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। तो आप सबको पता होगा कि जब भी डिलीवरी के टाइम पे अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो ये कितने होने चाहिए? जितने भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसको एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट के, हर आधे घंटे के उसको क्या करना है? नोट डाउन करना है। क्या करना है? नोट डाउन करना है। ओके, कितने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मैं आप बता दूं तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए हैं आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट क्लासेस, जिसके अंदर आपको मिलेंगे एमसीक्यू, ठीक है, साथ साथ आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और पूरा एग्जाम के ऊपर फोकस्ड आपको पैटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तो फटाफट से बच्चों लग जाइए तैयारी में। और ये जो कोर्स की कीमत रहेगी ओनली 499 रहेगी और उसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। इसके अलावा जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर ओके, साथ साथ 10 आपको मिलेंगे आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर। और ये जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा और इसकी प्राइस रहेगी ओनली 599। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं बच्चों, तो अच्छे से और लग जाइए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। जहाँ पे भी आपको डाउट हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि क्वेरी है, तो उसको कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए ताकि क्या क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो भी आप उसको अच्छे से जवाब दे पाए। अगर आपने सिर्फ रटा हुआ है और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया तो आप गलत जवाब दे देंगे और यहाँ पे गलत जवाब आपको नहीं देना है। ओके, तो ऐसे ही आगे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए क्यूरियोसिटी नर्सिंग क्लासेस के साथ में और आगे ही ऐसे हम मुलाकात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।